नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के रिगार्डिंग, जो कि कंडक्ट किया जा चुका है 16-17 अप्रैल 2025 को। इस एग्जाम के अंदर बहुत सारी इस समय बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है आंसर की आने में। वो क्यों हो रहा है? बहुत लोगों का आरोप है कि इस एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारी अनियमितताएं पाई जा रही हैं और उन अनियमितताओं को उन्होंने आयोग के संज्ञान में दिया। उल्टा आयोग ने उन्हीं पर आरोप लगा दिया कि वो लोग अफवाह फैला रहे हैं। ठीक है, तो आज हम वो अफवाहें क्या हैं, वो अनियमितताएं क्या हैं, आयोग उन अनियमितताओं को अफवाह क्यों बता रहा है, उनका जेनेसिस क्या है, उन अफवाहों की उत्पत्ति कैसे हुई, आज हम उन सब की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इन अफवाहों पर जाने से पहले हम अपने आयोग के बारे में बात करना चाहेंगे, थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री जानना चाहेंगे। तो हम पहले इसके बेसिक्स पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स पर आते हैं इसके। तो ये जो हमारा नया आयोग है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? ठीक है, तो 21 अगस्त 2023 वाला दिन था। इससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर दो बॉडीज टीचर्स को रिक्रूट करते थे, सीनियर टीचर्स को, जूनियर को नहीं, सीनियर को। जैसे कि दो बोर्ड्स कौन कौन से थे? यूपी SE SSB, दूसरा बोर्ड था UPHESC। ये रिक्रूट करता था किन्हें? TGT PGTs को। TGT बोले तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स, PGT बोले तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। ये पढ़ाते थे आपको 9th और 10th को, ये 11th और 12th को। UPHESC रिक्रूट करता है या था प्रोफेसर्स को, असिस्टेंट प्रोफेसर्स को। अब 21 अगस्त 2023 को ये दोनों बोर्ड्स क्लब होके बना दिए जाते हैं UPSSC, बोले तो उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन। मतलब अब TGT PGTs और असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट ये सिंगल बॉडी करेगी। क्लियर? अब आते हैं मुद्दे पे। ये जो बॉडी है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स को भी रिक्रूट करेगी और TGT PGTs को भी रिक्रूट करेगी। अब क्या होता है? ये थी टाइमलाइन 21 अगस्त, ये हुआ इंसिडेंट 2023 को। ठीक है, अब 13 दिसंबर 2023 को इस कमीशन की गाइडलाइंस आ जाती हैं कि वर्क कैसे करेगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद 30 जुलाई 2024 आता है। इस दिन उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल पास होता है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश पब्लिक प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। एग्जामिनेशन एक्ट 2024। क्लियर? अब ये एक्ट क्या कर रहा था? ये एक्ट करता था कि कोई भी व्यक्ति जो नकल करेगा उस पर बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। और वो कड़ी कार्रवाई क्या होगी? उसे कम से कम 50 लाख का फाइन लगेगा उस पर, जो नकल करता पकड़ा जाएगा या किसी भी तरीके से नकल में संलिप्त पाया जाएगा। दूसरा, उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो सकती है, आजीवन कारावास। ये अब ये बॉडी फॉर्मेशन के अंदर आ गई है, ये बॉडी फॉर्म हो चुकी है, सजा का प्रावधान बना दिया गया है। अब आती है एग्जाम कंडक्ट कराने की बारी। 9 या 8 जुलाई की बात है, UPHESC एडवर्टीजमेंट 51 निकालता है असिस्टेंट प्रोफेसर का 981 पोस्ट पर। बाद में इसे बढ़ाकर 1017 पोस्ट, 1017 पोस्ट कर दी जाती हैं। और 8 जून को ये भी भर्ती निकालता है, किसकी? TGTs PGTs की।
इसके बाद ये जो यूपीएचएससी है डिसॉल्व हो गया था, क्लियर। तो अब ये वाला जो टीजीटी पीजीटी है और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, ये बॉडी कंडक्ट कराएगी। अब इस बारी आती है इसके एग्जाम कंडक्ट कराने की। तो इस बॉडी ने यूपीएचएससी का ये जो 9 जुलाई को एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ था, इसने एक एग्जाम करा दिया इसका। ये एग्जाम कराया इसने 16 और 17 अप्रैल को। बहुत बढ़िया, 16-17 अप्रैल को इसने एग्जाम कंडक्ट करा दिया। तो कहना है कि इस एग्जाम के अंदर बहुत सारी इरेगुलरिटीज थी और उन इरेगुलरिटीज को उन्होंने ज्ञापन के तौर पर आयोग को दे दिया है और वो मांग कर रहे हैं कि ये एग्जाम जो इरेगुलरिटीज हैं इसकी जांच हो और ये जो एग्जाम है ये दोबारा कंडक्ट किया जाए। इसके एवज में, इसके जवाब में आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई नोटिस रिलीज नहीं किया। उल्टा इन लोगों का कहना है कि हमें ही अफवाह फैलाने वाला बता दिया गया। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो इरेगुलरिटीज थी ये क्या थी, ये किस तरीके से निकली, इसका जेनेसिस क्या था, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है आयोग के द्वारा। तो हम सब पर बात करेंगे, ठीक है। तो पहली अनियमितता क्या है, पहली अनियमितता या पहली अफवाह क्या है। ओएमआर शीट में नकल करते अभ्यर्थी की घटना। यूपीएचएससी 51 असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी को रुमाल में छिपाकर उत्तर देखकर ओएमआर शीट भरते हुए पकड़ा गया। यह घटना परीक्षा प्रक्रिया में गहरी अनियमितता को दर्शाती है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि उस अभ्यर्थी के पास आखिर उत्तर आए कहां से। इससे यह संदेह प्रबल हो जाता है कि उसके पास प्रश्न पत्र पूर्व में ही उपलब्ध था। अब ये जो अफवाह है, ये अफवाह पैदा कहां से हुई? ये अफवाह पैदा हुई अमर उजाला की न्यूज से। वो न्यूज क्या है? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में बुधवार को पहले दिन पहली पाली में अभ्यर्थी को रुमाल में उत्तर लिखकर नकल करते हुए पकड़ा गया। कक्ष में तलाशी के दौरान उसके पास से अन्य नकली सामग्री बरामद हुई। मध्य प्रदेश के रीवा से आए अभ्यर्थी को सीएवी इंटर कॉलेज के कक्ष संख्या 19 से पकड़ा गया। प्रधानाचार्य की तहरीर पर नगर कोतवाली में अभ्यर्थी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। प्रधानाचार्य कौशल प्रसाद ने पुलिस को बताया कि सीएवी में बुधवार को पहली पाली की परीक्षा 9:30 से 11:30 बजे तक थी। इसी दौरान अभ्यर्थी अधोक्षजानंद ओझा सवालों के जवाब रुमाल में लिखकर कक्ष में पहुंचा था। पहले से लिखकर लाए थे बाहर से। वह रुमाल से देखकर ओएमआर शीट भर रहा था, तभी उसे कक्ष निरीक्षक ने नकल करते हुए देख लिया। इसके बाद तलाशी ली गई तो अभ्यर्थी के पास से नकल की अन्य सामग्री बरामद हुई। सूचना पुलिस को दी गई। कॉलेज पहुंची पुलिस ने अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर रोहित कुमार तिवारी ने बताया कि कॉलेज के प्रधानाचार्य की तहरीर पर अभ्यर्थी के खिलाफ केस दर्ज कर चालान कर दिया गया है। अब वो एफआईआर क्या है, वो एफआईआर भी देख लेते हैं। तो आप एफआईआर का पॉइंट नंबर 12 देखिए, इसका कंटेंट क्या है। नकल तहरीर हिंदीवादी प्रत्रांग प्रबंधक प्रधानाचार्य दिनांक 16/4/2025 सेवा में थाना अध्यक्ष थाना कोतवाली प्रयागराज। विषय उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में अनुचित साधन के प्रयोग के संबंध में महोदय आज दिनांक 16/4/2025 को प्रथम पाली 9:30 से 11:30 परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी अधोक्षजानंद ओझा सनो ब्रिजेश नाथ ओझा रोल नंबर 11602575 से कक्ष संख्या 19 में नकल सामग्री प्राप्त हुई। अतः सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 दिनांक 6 अगस्त 2024 के नियमानुसार सूचना प्रेषित की जा रही है। अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें। ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि इन पर धाराएं कौन सी लगी है। धाराएं कहां पर है? पॉइंट 2 देखिए। इन पर लगी उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 की धारा 3 और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 की धारा 9। अब ये धाराएं देख लेते हैं। धाराएं, इन्हें सजा कितनी मिलेगी। तो पहली सजा सुनो इनकी। धारा 3 है प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ अनफेयर मीन्स। नो एग्जामिनी शैल यूज द अनफेयर मीन्स एट एनी पब्लिक एग्जामिनेशन। मतलब कोई नकल नहीं करेगा, बस। अब आ जाओ धारा 9 पे। 9 क्या कहती है? पेनल्टी फॉर यूज ऑफ अनफेयर मीन्स whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of sections 3 shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 months or fine which may extend to 2,000 rupees with both। तो इनके पास ऊपर ये 2 धाराएं लगी हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर इन्हें सजा होती भी है तो ये 2,000 रुपए देंगे
और 3 महीने की सजा काटेंगे और वापस अपने घर चले जाएंगे। लेकिन ये घर नहीं जाएंगे। घर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि यूपीएचएससी 50 में ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यूपीएचएससी 50 में ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये देवरिया के किसी कॉलेज के अंदर, मैं नाम नहीं बोलूंगा, ये देवरिया के किसी कॉलेज के यहाँ में पोस्टेड है। ये बीएचयू के संस्कृत डिपार्टमेंट से पीएचडी होल्डर है। और अफवाह कह लीजिए, अब तो अफवाह ही है कि इनकी जमानत भी हो गई है। इनकी जमानत भी हो गई है और ये इस समय अपने घर पर है। ठीक है, तो अब सरकार से या आयोग से एक प्रश्न बनता है, अगर 1998 का अनफेयर मीन्स एक्ट लगाना था तो 2024 वाले का क्या करना है? इसके अकॉर्डिंग सजा क्यों नहीं हुई इसे? इसमें जो होता है, इसके अंदर आपने जो बोला था अधिनियम में 50 लाख टू 1 करोड़ का फाइन होगा इस पे। दूसरा, इसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो सकती है। ये यूज क्यों नहीं हुआ? ये धारा 3(9) इनका क्या करना है? दूसरा, ये यूपीएससी 50। अब एक सवाल और, क्या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इसे जॉब से टर्मिनेट करेगी? तो अब बात आती है, अब आते हैं धारा नंबर, अब आते हैं अनियमितता नंबर 2 या फिर अफवाह नंबर 2। प्रश्न पत्र की आंशिक समानता और बैजनाथ पाल की गिरफ्तारी। प्रारंभिक अखबारों में यह अखबार सामने आई कि जो प्रश्न पत्र लीक किया गया वह वास्तविक परीक्षा के प्रश्नों से पूरी तरह मेल नहीं खाता था। हालांकि कई ऐसे प्रश्न उस नकली प्रश्न पत्र से मिलते जुलते थे जो वास्तविक परीक्षा में पूछे गए। इससे यह संदेह और गहरा हो जाता है कि लीक हुआ प्रश्न पत्र पूरी तरह से गलत नहीं था, बल्कि उसमें काफी हद तक वही सामग्री थी जो परीक्षा में पूछी गई। इस संबंध में बैजनाथ पाल, जो कि गोंडा के लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस विषय के सहायक प्रोफेसर हैं, को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर नकली प्रश्न पत्र परीक्षा के पहले वितरित किए, जिनमें से कई प्रश्न असल परीक्षा में शामिल थे। अब ये जो अफवाह है, ये पैदा कहां से हुई? सहायक प्रोफेसर परीक्षा फर्जी प्रश्न पत्र से ठगी में सहायक प्रोफेसर सहित 3 गिरफ्तार। यूपीएसटीएफ ने तीनों को लखनऊ से पकड़ा, 12 लाख की रकम भी बरामद हुई। तो पढ़ते हैं इसे। उत्तर प्रदेश चयन आयोग के सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का फर्जी प्रश्न पत्र बनाकर ठगी करने वाले 3 जालसाजों को यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। बहुत अच्छे। आरोपियों ने अयोध्या हैदरगंज निवासी बैजनाथ पाल, उसके भाई विनय कुमार और अयोध्या पुराकलंदर निवासी महबूब अली हैं। इनमें बैजनाथ गोंडा स्थित लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज में सहायक प्रोफेसर हैं। ये भी पहले से ही प्रोफेसर है। यूपीएचएससी 50 में सिलेक्शन हुआ था इनका, बहुत जबरदस्त नंबरों से इन्होंने सिलेक्शन लिया था पिछली वैकेंसी में। एडिशनल एसपी विशाल विक्रम ने सिंह ने बताया कि तीनों आरोपियों के पास से 12 लाख से अधिक नकदी, 2 डेबिट कार्ड, 1 कार, 3 आधार कार्ड व 3 मोबाइल फोन मिले हैं। उन्होंने बताया, रविवार सुबह करीब 10 बजे सूचना मिली कि कुछ लोगों के बीच भर्ती परीक्षा में प्रश्न न आने व लेन देन को लेकर विवाद हो रहा है। इस पर डिप्टी एसपी दीपक कुमार की टीम वहां पहुंची और तीनों को गिरफ्तार किया। बैजनाथ ने बताया, उसने सहायक प्रोफेसर परीक्षा के अभ्यर्थियों को फर्जी प्रश्न पत्र देकर रुपए वसूले थे। महबूब अली ने प्रश्न पत्र तैयार किया था। मतलब ठगों को भी ठगा जा रहा है। अब ये जो इसकी जो उत्पत्ति है अफवाह की, वो कहां से हुई है? ये येलो कॉलम पढ़ गया। 35 लाख में हुआ सौदा। आरोपियों ने 2 अभ्यर्थी कपिल व सुनील, कपिल और सुनील, कपिल एंड सुनील को प्राणी विज्ञान का परिचय 35 लाख रुपए प्रति व्यक्ति में देना तय किया था। अभी तक 12 लाख रुपए ले चुके थे। परीक्षा के बाद बाकी रकम मांगने पर आरोपियों और अभ्यर्थियों में विवाद हो गया। उनका कहना था उनके ज्यादातर प्रश्न परीक्षा में आए ही नहीं। बहुत सही, ठगों के साथ ठगी हो गई। ये कपिल और सुनील, इन पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई?
तो अब ये कपिल और सुनील, इनकी गिरफ्तारियां हुई। वैसे ये अनियमित वैसे इन लोगों ने नहीं पूछा, ये मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या ये जो कपिल और सुनील हैं, क्या इन लोगों की गिरफ्तारियां हुई जो पेपर लीक करा रहे थे या पेपर खरीद रहे थे, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? तो और क्या इन पर भी 1990 एक्ट वाला एक्ट लगेगा या 2024 वाला एक्ट लगेगा? तो इसकी उत्पत्ति तो यहाँ से थी। अब उनका कहना था कि उनके ज्यादातर प्रश्न परीक्षा में नहीं आए। अब ये ज्यादातर जो परीक्षा, अब इनका जो ये जो अभ्यर्थी हैं, इनका कहना है कि कुछ आए, सब कुछ नहीं आए लेकिन कुछ आए। अगर अब इस कुछ का जो एनालिसिस है वो इस तरीके से है, मैं आपको पिछली बार का इंसिडेंट बताता हूँ। यूपीएचएससी 50 के अंदर, यूपीएचएससी 50 के अंदर मैथमेटिक्स एग्जाम का इंसिडेंट है। जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्टेड था, लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट, और जो लास्ट वेटिंग कैंडिडेट था, ये मैं उसकी बता रहा हूं मैथमेटिक्स की, इन दोनों के बीच का अंतर जो था वो था 0.53 मार्क्स। 0.53 मार्क्स। अगर हम इसे राउंड फिगर करके 0.5 मान लें, 0.50 मान लें, इसका मतलब ये है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। वेटिंग लिस्ट के अंदर टोटल 5 कैंडिडेट्स थे, 5 कैंडिडेट्स थे। इसका मतलब ये हुआ कि 0.50 पर 5 कैंडिडेट्स बाहर हो गए। इसका मतलब अगर एक क्वेश्चन भी लीक होता है तो एक क्वेश्चन भी उनके नकली प्रश्न पत्र से मैच हो गया। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि 0.50 इंटू 4, 5 इंटू 4, इसका मतलब सीधा सीधा 20 कैंडिडेट्स बाहर है। तो ये जो कुछ अंश मिला है ना, ये मैं इसका इंपैक्ट बता रहा हूं। ये इंपैक्ट क्या होगा अगर एक क्वेश्चन भी मैच हुआ, अगर एक क्वेश्चन भी इनके नकली पेपर से मैच हुआ तो 20 कैंडिडेट्स बाहर हो सकते हैं, और अगर ज्यादा हुआ होगा तो फिर तो कहना ही क्या है। अब आते हैं अफवाह नंबर 3 पर। विपिन कुमार यादव की गिरफ्तारी और विरोधाभास। एसटीएफ ने विपिन कुमार यादव, एक सहायक प्रोफेसर की गिरफ्तारी किया जो कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक करने की कोशिश कर रहा था। जब वह इसमें सफल नहीं हो पाया तो उसने कुछ अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट खाली छोड़ने का सुझाव दिया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी 21 अप्रैल को हुई, जबकि परीक्षा 16 और 17 अप्रैल को हो चुकी थी। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि जब परीक्षा पहले ही संपन्न हो चुकी थी तो ओएमआर शीट्स तो भरकर जमा हो चुकी होंगी, फिर ओएमआर खाली छोड़ने की बात किस हद तक प्रभावी थी? यह विरोधाभास पूरे प्रकरण को और अधिक संदिग्ध बना देता है। अब ये जो अफवाह है ये कहां से निकली? ये भी न्यूज़पेपर से निकली। अभी न्यूज़पेपर देख लेते हैं। लखनऊ, प्रमुख संवाददाता, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की 16 व 17 अप्रैल को आयोजित की गई सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक कराने की साजिश हुई थी। एसटीएफ ने इस साजिश में शामिल लखनऊ के केकेसी का सहायक प्रोफेसर विपिन कुमार यादव को गिरफ्तार कर सोमवार को यह खुलासा किया। मैं आपको बता दूं, ये भी यूपीएचएससी 50 में सिलेक्टेड था और बहुत शानदार नंबर्स के साथ इसका सिलेक्शन हुआ था। उसने परीक्षा से पहले ही 41 अभ्यर्थियों को पर्चा लीक कराकर देने के नाम पर बड़ी रकम वसूल ली थी। विपिन खुद को चयन आयोग का कर्मचारी बताता था ताकि लोगों को विश्वास हो जाए। उसने प्रति अभ्यर्थी 35 लाख रुपए तय किए थे और किसी से 2 लाख तो किसी से 5-5 लाख रुपए बतौर एडवांस वसूले थे। उसके पास 1 लाख रुपए बरामद हुए। इस फर्जीवाड़े में और कौन लोग शामिल थे, इस बारे में एसटीएफ पता लगा रही है। 3 साल पहले सहायक प्रोफेसर बना था आरोपी। हाँ, वही बात। एसटीएफ के एएसपी लाल प्रताप सिंह के मुताबिक विपिन यादव मूल रूप से जौनपुर के मुंगराबाद शाहपुर का है। वह वर्ष 2022 में सहायक प्रोफेसर पद पर चयनित हुआ था। ये यूपीएचएससी 50 की बात हो रही है। वह गोमती इनक्लेव अवध बिहार से योजना में रहने लगा था। उसने 16-17 अप्रैल को सहायक प्रोफेसर आउट कराकर सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का पर्चा आउट कराकर उसे देने का नाम पर अभ्यर्थियों से संपर्क किया था। पर्चा आउट नहीं हो पाने पर पास कराने का झांसा दिया। एएसपी के मुताबिक विपिन परीक्षा के 2 दिन पहले पर्चा आउट कराने के इरादे से प्रयागराज पहुंचा था। वहां उसने अपने परिचितों के साथ पर्चा आउट कराने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ। इस पर उसने अभ्यर्थियों को झांसा दिया कि वह लोग परीक्षा में बैठ जाएं और अपनी ओएमआर शीट सादा छोड़ दें। वह उन्हें पास करा लेगा
उसने अभ्यर्थियों से एडवांस के तौर पर कुछ रकम ले ली। साथ ही उसने बाकी रकम लेने के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जमा करा लिया था। ये तो थी अफवाह का पहला जेनेसिस। अब दूसरा देख लेते हैं। ये कौन सा अखबार है इसका? ये शायद ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, टाइम्स न्यू नेटवर्क है, टाइम्स है। असिस्टेंट प्रोफेसर हेल्ड फॉर यूपीएससी एग्जाम। हाँ, अब देख लेते हैं। ये है टाइम्स ऑफ इंडिया। असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम लखनऊ हेल्ड फॉर यूपीएससी एग्जाम स्कैम, लखनऊ। An assistant professor from Lucknow was arrested by UPSTF on Monday for allegedly running a scam targeting candidates appearing for assistant professor recruitment exam conducted by the Uttar Pradesh Higher Education Service Commission. The accused Vipin Kumar Yadav was arrested near the ICR National Bureau of Fish Genetic Resources in Lucknow's Chinhat on Monday afternoon. Hailing from Jaunpur and currently residing in Gomte Enclave, Vipin was found in possession of rupees 1 lakh cash. Linked to the scam, 41 identity cards of various candidates, a fake Aadhaar card issued in the name of Anil Yadav, and 2 mobile phones suspected to the used in coordinating the fraud, the STF said. Vipin's name surfaced after the arrest of Bajnath Pal, an assistant professor at Lal Bahadur Shastri Degree College in Gonda, his brother Vinay Kumar Pal, and an associate Mehboob Ali from Gomti Nagar on Sunday. By STF, the trio allegedly duped multiple aspirants by circulating counterfeit question papers ahead of the recruitment test held on April 16 and 17. The recruitment exam conducted by UPHSC was held for 100,017 vacancies in 8 private colleges across 33 subjects. A total of 1.14 lakh candidates had applied, and over 82,000 candidates shortlisted. Candidates appeared for the exam at 52 centers across the state, including 9 centers in Lucknow. DSP STF Deepak Kumar Singh said Vipin was appointed assistant professor in 2022 and in posted at prominent college Lucknow. Using his academic credentials and position, he allegedly posed as an employee of the Education Commission. ये अपने आप को Education Commission का एक employee बता रहा था, and lured aspirants promises of confirmed selection in the exam held on April 16 and 17. He took money and admit cards from several candidates on the pretext of providing advance access to question papers or manipulating results, said the DSP. The arrest was made the following sustained surveillance and intelligence gathering by the STF. During interrogation, Vipin confessed to taking money from aspirants in return for the leaked or fake question papers and selection guarantees. He admitted to foregoing an Aadhaar card and introducing himself with a fake identity to gain the trust of gullible candidates, said Singh. The STF is now probing his links to the other potential rackets and the wider network involved in the manipulating competitive exams. तो अफवाह का दूसरा स्रोत ये था। तो ये जो न्यूज़पेपर था, इस न्यूज़पेपर से ये अफवाह बनी और इस अफवाह से एक सवाल बना। वो सवाल कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं क्या कि इनकी जो गिरफ्तारी थी विपिन की, वो हुई 21 अप्रैल को और एग्जाम था 16-17 को। तो कितने दिन मिले? 4 दिन मिले इन्हें, एटलीस्ट 3 दिन तो मिले ही मिले। तो इस दौरान क्या उसने गड़बड़ करी? नहीं करी। उसने ओएमआर शीट्स कहीं भरवा तो नहीं दी जो खाली छोड़ी थी उसके कैंडिडेट्स ने। और जो 41 एडमिट कार्ड्स मिले उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी? वो कैंडिडेट्स जो 41 एडमिट कार्ड वाले हैं, क्या वो अभी भी फाइट में है एग्जाम के अंदर या नहीं? अब आते हैं चौथी अफवाह क्या है? आयोग के आउटसोर्स कर्मचारी की भूमिका। एसटीएफ ने आयोग के एक आउटसोर्स कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया, जिस पर यह गंभीर आरोप है कि वह परीक्षा में अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। वह गिरफ्तारी भी परीक्षा संपन्न होने के बाद ही हुई, जिससे यह आशंका उत्पन्न होती है कि परीक्षा के पहले वह कई अभ्यर्थियों को पहले ही अनुचित लाभ दे चुका होगा। यह स्थिति परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता को गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है। अब ये जो अफवाह है ये कहां से निकली, अब ये भी देख लेते हैं। अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 16-17 अप्रैल को लिखित परीक्षा कराई। इसमें गड़बड़ी की आशंका पर एसटीएफ ने आयोग के आउटसोर्स कर्मचारी को शुक्रवार रात आयोग परिसर से
हिरासत में लिया। स्पष्ट नहीं है कि कर्मचारी को किन आरोपों में उठाया है। माना जा रहा है कि परीक्षा में अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ दिलाने की कोशिश की गई। गड़बड़ी करने कई अन्य लोग भी हैं, पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। ठीक बात है। अब इन स्टूडेंट्स का ये कहना है इस न्यूज़ के बेसिस पर कि आयोग से, कि अगर एग्जाम 16-17 अप्रैल को हुआ है और इसकी गिरफ्तारी फ्राइडे मतलब 18 अप्रैल को हुई है, और न्यूज़पेपर में लिखा है कि ये जो एम्प्लॉय है ये इन्हें अनुचित लाभ देने का कोशिश कर रहा था, तो 16-17 में और 18 में तो ये अनुचित लाभ दे भी चुका होगा। इस पर आयोग ने अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। और अब आते हैं ठीक है, स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इसके बदले में इन कैंडिडेट्स का कहना है कि इन्हें एक नोटिस दे दिया है कि ये अफवाह फैला रहे हैं, जो अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये नोटिस ये है, देख लीजिएगा। ठीक है। अब एक पांचवी है अनियमितता। ये हिंदी वालों के साथ ज्यादा दिक्कत हुई है। हिंदी विषय में सिलेबस से बाहर के प्रश्न। हिंदी विषय की परीक्षा में घोषित सिलेबस से बाहर के विषयों पर प्रश्न पूछे गए। इससे अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है और उनकी तैयारियां प्रभावित हुई। यह आयोग की लापरवाही और दिशा निर्देशों के उल्लंघन का उदाहरण है। हिंदी के कैंडिडेट्स का कहना है कि मॉडरेशन सही नहीं हुआ पेपर का। मॉडरेशन में दिक्कत थी। मॉडरेशन का मतलब ये होता है कि जितनी यूनिट्स होती हैं, तो मैं मैथ्स का एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ पर 10 यूनिट्स थी और कमीशन के सिलेबस में ये मेंशन था कि हर यूनिट से कम 6 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मॉडरेशन का मतलब ये होगा कि एटलीस्ट 6 क्वेश्चन हर यूनिट से पूछे जाएं। ऐसा ना हो कि 10 सवाल 20 सवाल एक यूनिट से पूछ लिए और बाकी को छोड़ दिया, तो उसे कहते हैं कि मॉडरेशन अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, मैथ्स के अंदर बहुत अच्छा मॉडरेशन था, बट हिंदी वालों के लिए मॉडरेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। और हाँ, एक हल्का सा था ये चीज़। वैसे अब है सिक्स्थ इरेगुलरिटी है। सामान्य अध्ययन में पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न। जीएस विषय के घोषित सिलेबस में केवल मॉडर्न हिस्ट्री का उल्लेख किया गया था, लेकिन वास्तविक परीक्षा में एंशिएंट हिस्ट्री से भी सवाल पूछे गए। यह सिलेबस के उल्लंघन का स्पष्ट उदाहरण है और अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है जिन्होंने आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयारी की थी। हाँ, मतलब ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक दो क्वेश्चन पेपर्स में एक दो क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि जो सिलेबस में मेंशन था वो था इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये जो माना जाता है, इसका पीरियड माना जाता है 1857 टू 1950, जब तक संविधान आया था। ये इसका टेन्योर माना जाता है। लेकिन जो सवाल आ गया एंशिएंट हिस्ट्री से। जैसे मैथ्स में एक सवाल आया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य पर आ गया था, मेगास्थनीज पर। ठीक है, तो अब कैंडिडेट्स की माने तो ये अनियमितताएं थी, आयोग की माने तो ये अफवाहें हैं। लेकिन आयोग को जो हिंदी वाला विषय है और जो सामान्य ज्ञान वाला विषय है, इस पर एसटीएफ जांच नहीं करेगी, इस पर आप ही लोग जांच करेंगे। तो आप इसे थोड़ा दिखवाइए कि हिंदी के अंदर मॉडरेशन नहीं था। और जीएस का इतना बड़ा इशू नहीं है, बट टेक्निकली है। तो इसे एक तरीके से कहा जा सकता है कि इरेगुलरिटीज वर्सेस रूमर। अब क्या इरेगुलरिटी है, क्या रूमर है, अंतिम फैसला आयोग का है, अंतिम फैसला सरकार का है कि वो कैंडिडेट्स की सुनती है, इसे इरेगुलरिटी मानती है, या फिर इरेगुलरिटीज को रूमर साबित कर देती है। ये सब एनालिसिस का और इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक है। और बाकी जिन लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए एक सलाह है कि आप पीजीटी पर फोकस करें, टीजीटी पर फोकस करें। और अगर टीजीटी पीजीटी में अगर आपको हमारी कुछ आवश्यकता हो तो हम कोई कोर्स नहीं बेचते हैं, लेकिन मदद कर सकते हैं। अगर आप हमारी मदद चाहें तो आप
क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दीजिएगा अपने क्वेश्चंस वगैरह, अगर देखा मिलेंगे, समय मिलेगा तो हल कर देंगे, मदद कर देंगे, वरना सब पेपर दे रहे हैं दो।